राम राम दोस्तों। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की खबर की बात करें। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दर्ज की गई। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया समेत 28 अन्य लोगों पर भी आरोप दाखिल किया गया। मामला मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया। याचिका अधिवक्ता विकास सिंह ने दाखिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इसमें 28 और लोगों के खिलाफ याचिका को वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय में भी याचिका दी गई। इसके कोर्ट ने स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता ने महामारी के दौरान लगाई गई वैक्सीन में हो रही साइड इफेक्ट का दावा किया है। याचिका में पीएम समेत कंपनी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन सीईओ, एस्ट्रोजन कंपनी और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को पक्षकार बताया गया है। इसके साथ साथ वाराणसी में अधिवक्ता विकास सिंह ने 9 मई 2024 को वकील गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में आवेदन दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी व उसके चेयरमैन सीईओ और इसके साथ साथ चेयरमैन समेत 28 विपक्षियों ने कोरोना महामारी में मनमानी की। सभी ने मिली भगत करके बिना किसी परीक्षण के कोविशील्ड दवा बनाई, लोगों को भय दिखाया और जबरन वैक्सीन लगवाई। इससे कंपनी ने फायदा उठाया। याचिका में दावा किया गया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया। यह दावा भी किया गया कि पक्षकारों ने दवा के साइड इफेक्ट जानते हुए भी जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। याचिका में कोर्ट से मांगी गई कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी समेत 28 को तलब करते हुए दंडित किया जाए। मांग की गई कि दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति कराई जाए। विकास सिंह की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अपर प्रमुख न्यायालय मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख दी गई। अब विकास सिंह सुनवाई पर साक्ष्य देंगे। इसमें मेडिकल रिपोर्ट, अखबार की कतरन समेत ऐसे सबूत होंगे जो साबित करते हों कि कोविशील्ड लगाने वाले लोगों को बाद में साइड इफेक्ट से परेशानी हुई है। अगर कोर्ट संतुष्ट होता है तब पक्षकारों को नोटिस जारी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, एक और मामला सामने आ रहा है हैदराबाद से। AIMIM चीफ असुद्दीन अवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा कैंडिडेट माधवी लता विवादों में घिरी हुई है। माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर के आईडी मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी से मिलान की। इस पर विवाद छिड़ गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186, 505 IC और लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। माधवी लता बोली, मुझे आईडी जांचने का अधिकार है। माधवी लता ने इसके ऊपर कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया था। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब कि वे डरे हुए हैं। ये था मामला माधवी लता का। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार दोपहर को 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवा और आंधी से दिन में ही रात सा नज़ारा दिखने लगा। अंधेरा सा छा गया। इसके चलते घाटकोपर में बिलबोर्ड गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 59 लोग जख्मी हो गए। NDRF के मुताबिक बिलबोर्ड गिरने से फंसे 67 लोगों का रेस्क्यू किया गया।
बचाव कार्य फिलहाल जारी है। वहीं मौसम में आए बदलाव का मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन पर असर पड़ा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, जबकि कुछ का समय बदला गया। मेट्रो लोकल ट्रेन सर्विस भी प्रभावित हुई, हालांकि 2 घंटे बाद फिर से सेवाएं शुरू कर दी गई। मुंबई के घाटकों पर बांद्रा, धारावी और दादरम मुंडेरी विकृत तेज हवा के साथ साथ बारिश हुई। इसके अलावा मुंबई के उपनगर ठाणे में अंद्रावरस और उद्रा भी धूल भरी आंधी चली। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग ने बताया कि आगे 2 दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। पालघर और ठाणे जिले में अलग अलग स्थानों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली गिर सकती है। तो ये था मौसम का। मुंबई में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई और 2 घंटे के लिए फ्लाइट, ट्रेन सब कुछ प्रभावित हुआ। तो अब सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के 1 घंटे बाद 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं में 93.60% स्टूडेंट पास हुए। इस साल क्लास 10वीं में 2,02,38,827 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। इसमें से 2,95,437 कैंडिडेट पास हुए। 10वीं का पासिंग परसेंटेज 93.60% रहा। पास परसेंटेज इस साल 0.48% बढ़ा। 2023 में 92.12% था। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 94.75% था, जबकि लड़कों का 92.71। तो +2 की बात करें तो अगर 12वीं में बात करें तो 87.98% स्टूडेंट पास हुए। इस बार 12वीं में 87.98% स्टूडेंट पास हुए। पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज 0.65% बढ़ा। लड़कों की तुलना में लड़कियों की पासिंग परसेंटेज 6.40% ज़्यादा है। इस बार 91% से NH9 पर हरियाणा रोडवेज की बस पलटी। सिरसा बस स्टैंड से गुड़गांव के लिए रवाना हुई हरियाणा रोडवेज की एक बस नेशनल हाईवे 9 पर गांव फुल्का के पास पलट गई, जिसमें चालक परिचालक सहित करीब 20 सवारियों को चोटें आई। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। बस के पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे बस बेकाबू होकर सड़क के नीचे जा गिरी और पलट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो ये था मामला। ट्रैक्टर के टक्कर लगने के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और वो रोड से नीचे जाके पलट गई। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को बस स्टैंड से गुड़गांव जाने के लिए रोडवेज की एक बस रवाना हुई। ये बस जब फुल्का के पास नेशनल हाईवे 9 के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस बेकाबू होकर नीचे जा गिरी और पलट गई। बस पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। राहगीर बस में सवार लोगों को निकालने में जुट गए। ये था सिरसा का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। करते हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में 2019 की तरह 10 लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी को चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट से झटका लगा है। इस रिपोर्ट में 2 सीटों पर टफ फाइट और बाकी 8 सीटों पर भी नाराजगी विरोध का खुलासा किया गया था। यह रिपोर्ट 3 दिन पहले पंचकुला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई थी। नड्डा के रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचने के बाद इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की एंट्री हो गई। पार्टी स्तर पर कमजोर हालात देख आरएसएस ने के पानीपत स्थित दफ्तर में हरियाणा के भाजपा की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 2 घंटे तक चली मीटिंग रविवार रात को हुई, जिसमें चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया गया था, जिसमें सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी
विपल देव व चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया व चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राज्यसभा सुभाष बराला मौजूद थे। इस मीटिंग में करनाल से सांसद संजय भाटिया नहीं आए। उनकी टिकट काटकर भाजपा ने खट्टर को दे दी। इस मीटिंग में आरएसएस ने भाजपा के नेताओं से जुबानी दावों के बजाय ग्राउंड रिपोर्ट ली, जिसके बाद तय किया गया कि अब सभी 10 सीटों पर संघ के वर्कर एक्टिव होंगे। जहां विरोध हो रहा वहां आरएसएस अपने स्तर पर मामले को सुलझाएगी। जहां स्थिति कमजोर है वहां मजबूती के लिए कोशिश करेगी। तो आप सबको बताता चले कि भाजपा 2 सीटों पर तो टफ फाइट के साथ साथ 8-10 की 10 सीटों पर लोगों की नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सिर्फ भाजपा से ही नहीं, और उसके भाजपा के साथ साथ जेजेपी से भी लोग काफ़ी अच्छे खासे नाराज हैं। करते हैं अब रोहतक के कलानौर की। रोहतक के कलानौर में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की धारा 370 का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि बाप से बड़ा बेटा नहीं होता। यह उल्टा काम नेहरू ने किया था। केंद्र सरकार से बड़ी प्रदेश सरकार को जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार को मनाकर जम्मू कश्मीर से हटाई धारा 370। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि धारा 370 के कारण अगर कोई कानून पूरे देश के लिए बनाया जाता तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। इसके लिए वहाँ की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, उससे मंजूरी लेनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि धारा 370 को नरेंद्र मोदी ने एक झटके में तोड़ दिया। कई लोग कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लेकिन नरेंद्र मोदी ने हटा दिया और कोई उपद्रव नहीं हुआ। पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 500 साल से राम मंदिर का मामला अटका हुआ था। इसको राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस कहती थी कि दंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 साल बाद राम मंदिर की सौगात दी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करने चाहें मनोहर लाल खट्टर की जो वादे हैं, जो बता रहे हैं, चलो मान लिया धारा 370 हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हटाई, पर राम मंदिर यहाँ पे कहाँ से आ गया? बीजेपी के खाते में राम मंदिर का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि राम मंदिर बना है कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। जब कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बना है तो वहाँ पे सरकार का कोई मायने नहीं रखती। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो राम मंदिर का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। राम मंदिर की सौगात नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई, जबकि ये तो हिंदुओं का हक था जो उन्हें मिला है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।